आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 52 में। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में लफ्ज़ कैथोड रे टर्म है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ऑसिलोस्कोप का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो वेव फॉर्म्स बना सके। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिवाइस है जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बहुत तेज़ी से बहुत शॉर्ट टाइम में ग्राफ बना सकती है, और बुनियादी तौर पे टाइम के साथ वेरी करने वाली क्वांटिटीज़ को ग्राफ की शक्ल में शो करती है। एक CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बुनियादी तौर पे अपनी कंस्ट्रक्शन में कैसी है, ज़रा उसको इस फिगर में हम डिस्कस करते हैं। आप ज़रा इस फिगर को देखें तो इसमें आपको एक फिलामेंट नज़र आ रहा है F। बुनियादी तौर पे एक बैटरी के साथ अटैच करके इस फिलामेंट में से करंट पास करके इस फिलामेंट को हीट किया जाता है। इस फिलामेंट के साथ ही एक मेटल लगा हुआ है जो C के नाम से डिनोट हुआ है, यानी कैथोड। जिस वक्त फिलामेंट हीट होता है तो वो इस कैथोड C को हीट करता है, और ये C कैथोड हीट हो के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। आपकी बुक की इस फिगर में ये चीज़ मेंशन नहीं है। ये कैथोड एक हाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। लाइक मैं आपको बता दूं, फ़र्ज़ करें एक ऐसी बैटरी हो जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हो यूँ आके C के साथ, और उसका नेगेटिव टर्मिनल C के साथ कनेक्टेड हो और उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर आके अटैच हुआ हो। तो ये C से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर उस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके तो मूव करेंगे सामने वाली साइड पे। आगे चल के ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एमिट होंगे, इनको किस किस फेज़ में से गुज़रना है, इनके पूरे रूट में से, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रैवल करके यहाँ पे आगे इस स्क्रीन पे फॉल करना है, ये वाली स्क्रीन, और यहाँ पे आके इन्होंने एक ग्राफ बनाना है। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं ये कुछ अरेंजमेंट में से गुज़र रहे हैं। उन सारी अरेंजमेंट्स को ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैथोड के फ़ौरन बाद आप देख रहे हैं एक चीज़ कैपिटल G के नाम से, इसको बोलते हैं ग्रिड। सो कैपिटल G बेसिकली इज शोइंग ग्रिड। ग्रिड एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसे आप आम अपनी ज़ुबान में ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई जाली सी हो जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हों। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको लगाया क्यों गया है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कैसे पास करेंगे। तो ऐसे बात है कि इस ग्रिड को भी कैथोड की तरह एक हाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। अब अगर कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है और G भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और वो भी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स G से आगे ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, ऐसे ही होगा कि अक्सर इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्रिड के सामने आएंगे उसके मेटल हिस्से पे, उनको ये ग्रिड रिपेल करके आगे जाने से रोक लेगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस एक जो आप कह सकते हैं कि वायर की बनी हुई एक जाली सी है उसके अंदर से जो गुज़र जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे। सो होता असल में ये है कि ग्रिड G का मेन काम ये होता है कि कैथोड में से निकलने वाले बेहिसाब इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये पास करती है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेती है। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करती है, जो फाइनली जाके तो स्क्रीन पे पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स या जो ग्राफ बन रहा है उस यहाँ पे उस ग्राफ की ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है इन टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो ज़रा मैं थोड़ी सी फिगर बड़ी करके आपसे बात करता हूँ। ये देखें, उसके बाद आप देख रहे हैं 3 अरेंजमेंट्स A1, A2, A3। ये बुनियादी तौर पे हमें इस वक्त इस फिगर में क्रॉस सेक्शन की शक्ल में शो की गई हैं। अदरवाइज़ बस आप इन्हें यूँ समझ लें जैसे ये मेटल पाइप्स हैं, और ये तीनों के तीनों मेटल पाइप्स एक हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे तो ये करेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इनमें से गुज़रते हैं तो ये पाइप टाइप अरेंजमेंट
इन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव होने की वजह से अपनी सारी साइड्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सारी साइडों से बराबर की अट्रैक्शन की वजह से डिस्पर्स नहीं होते, बल्कि इन 3 पाइप्स की अरेंजमेंट में से गुज़रते वक्त एक फ़ाइन बीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन तीनों की तीनों पाइप टाइप मेटल के पाइप टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते होते हैं एनोड्स। सो फार व्हाट वी हैव डन, एक CRO जिसने एक ग्राफ बनाना है, उसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अभी तक की यहाँ तक की अरेंजमेंट में उन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एक फ़ाइन बीम तैयार कर लिया गया है। फिलामेंट ने कैथोड को हीट किया है, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया है, ग्रिड ने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करके भेजा है, और इन 3 एनोड्स ने उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक फ़ाइन बीम बनाया है और डिस्पर्शन से रोका है। उसके बाद ऐसी कंस्ट्रक्शन आ रही है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने में और फिर उनका एक ग्राफ बनाने में। तो आप देखें, ये आपको 2 मेटल प्लेट्स नज़र आ रही हैं। इन मेटल प्लेट्स को हमने एक्स प्लेट्स बोला है, और ये 2 मेटल प्लेट्स वाई प्लेट्स कहलाती हैं। असल में एक्स प्लेट्स का काम ये है कि अगर ये किसी वोल्टेज के साथ लग जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, और अगर वाई प्लेट्स लग जाएं तो ये उनको वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। आमतौर पे CRO में इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स प्लेट्स के साथ एक वोल्टेज लगाई जाती है जो ग्राफिकली इस तरीके से शो होती है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को जो ये वोल्टेज देता है उसको बोलते हैं टाइम बेस जनरेटर, और ख़ुद इस वोल्टेज को बोलते होते हैं सॉटूथ वोल्टेज। आप इस वोल्टेज की वेरिएशन देखें, ऐसा लगता है जैसे ये वोल्टेज टाइम के साथ बढ़ती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल इस वोल्टेज का टाइम पीरियड है T, तो ये इस टाइम के दौरान 0 से बढ़कर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज तक पहुंचेगी, एंड देन रैपिडली इट फॉल्स डाउन एंड बिकम 0, एंड देन अगेन इट राइजेस, रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर कैपिटल T एंड देन फॉल्स। तो ये वोल्टेज अगर हम एक्स प्लेट्स के अक्रॉस अप्लाई करें तो ऐसे लगता है जैसे जो प्लेट पॉजिटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होंगे, और जो स्क्रीन के ऊपर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पॉट नज़र आएगा बिल्कुल सेंटर में, वो स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं फ़िलहाल इस फिगर की मदद से आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एक्स प्लेट्स पे किसी किस्म की वोल्टेज अप्लाई ना हुई होती तो ये स्पॉट इलेक्ट्रॉन्स का आके इस CRO की स्क्रीन के सेंटर पे पड़ता, लेकिन अगर ये वोल्टेज अप्लाई हो गई है और ये वोल्टेज से फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी राइट साइड वाली प्लेट पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पॉट है ये स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता जाएगा और यूँ राइट पे आता जाएगा। यूँ ही वोल्टेज 0 होगी, ये स्पॉट फ़ौरन वापस जाएगा और 0 पे पहुंच जाएगा। फिर वोल्टेज राइज़ करेगी तो ये फिर हॉरिजॉन्टली यूँ मूव करेगा, फिर वापस चला जाएगा। और अगर इस वोल्टेज का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो ब्राइट स्पॉट स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है, ये इतना तेज़ी से राइट पे जाएगा और वापस 0 पे जाएगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर फ़र्ज़ करें हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के साथ फ़िलहाल कोई वोल्टेज ना लगाएं और इन प्लेट्स के साथ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी वोल्टेज लगा दें जैसे AC होता है और वो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज करता है और कभी ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव करेगा तो कभी नीचे वाली प्लेट को, तो नतीजा ये निकलेगा कि यही ब्राइट स्पॉट जो है जो मैंने आपको इस फिगर में शो किया है, ये फिर हमें ऐसे लगेगा जैसे यूँ ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा और बहुत रैपिडली मूव करेगा तो शायद हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ही नज़र आएगी। फाइनल कंक्लूजन क्या है? से फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वक्त में एक्स प्लेट्स के साथ टाइम बेस वोल्टेज लगा देते हैं और वाई प्लेट्स के साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा देते हैं, तो कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन इधर से हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगा, उधर से वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगा, तो जो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल डिफ्लेक्शन की वजह से एक ग्राफ बनेगा, एक शेप बनेगी, वो ये बनेगी कि इलेक्ट्रॉन
हॉरिजेंटली और वर्टिकली साइमल्टेनियसली डिफ्लेक्ट होगा तो नतीजा ये निकलेगा कि एक साइनोसाइडल वोल्टेज बनेगी। अब आप इस वोल्टेज को देखें, इस ग्राफ को देखें, ये आपको टोटली वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि वाई एक्सिस पे लगी हुई वोल्टेज की है। अब इस ग्राफ की मदद से फिर हम कैलिब्रेशन करके इस ग्राफ की मदद से वाई प्लेट्स के दरमियान लगी हुई वोल्टेज के टाइम पीरियड को भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी पीक वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ये आप एक और अरेंजमेंट देखें, ऐसे लगता है जैसे इस CRO को अगर एक वक्त में आप दो प्लेट वर्टिकल वोल्टेजेस, दो साइनोसाइडल वोल्टेजेस दे दें तो एक टाइम पे दोनों की दोनों वोल्टेजेस का ग्राफ बन के हमें एक फेज़ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स भी यहाँ पे दे सकता है। सो ओवरऑल CRO का जो मेन आइडिया है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो हमने यूजेस ऑफ CRO में जो बात लिखी है कि आम तौर पे ये किसी भी वाई एक्सिस पे लगी हुई बुनियादी तौर पे टाइम वेरिइंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी, उसकी फेज़, उसकी वोल्टेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और दो वेव्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकती है एक स्पेशल CRO जो कि डबल बीम CRO कहलाती है, और वो एक वक्त में दो वेव्स को शो करके तो इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस भी शो कर सकती है। सो CRO इज़ अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस जो कि इस ग्राफ को शो करके तो यहाँ से हमें वर्टिकल प्लेट्स यानी वाई प्लेट्स के साथ लगी हुई किसी भी क्वांटिटी को शो करके दे सकती है। जैसे हम ECG वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ हार्ट आर अप्लाइड टू दी वाई प्लेट्स, और फिर उसके हिसाब से जो ग्राफ बनता है वो हमें ये बताता है कि इस वक्त हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं। तो लेक्चर नंबर 52 में हमने यहाँ पे CRO ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।